वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं फिल्म आयरन मैन 2 के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिल्म शुरू होती है मॉस्को रशिया में, जहां हम एक आदमी एंटोन को देखते हैं जो टीवी पर टोनी स्टार्क की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा होता है, जिसमें वो उन्हें बताता है कि वही आयरन मैन है। एंटोन मरने वाला होता है, जो अपने बेटे इवान वेन्को को अपने पास बुलाता है और उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो उसे ज़िंदगी में अपनी नॉलेज के सिवा कुछ भी नहीं दे सका। ये कहते ही उसकी डेथ हो जाती है, जो इवान को दुखी करती है और साथ ही उसे गुस्सा दिलाती है। जिसके बाद वो एक ब्लूप्रिंट निकालता है जो आर्क रिएक्टर का होता है, जिस पे उसके डैड एंटोन और टोनी के डैड होवर्ड के नाम होते हैं। उस ब्लूप्रिंट की मदद से वो आर्क रिएक्टर बनाना शुरू करता है। उसके दिल में टोनी स्टार्क के लिए नफरत होती है, क्योंकि उसे लगता है कि टोनी आज जो जिंदगी जी रहा है वो इसका हकदार नहीं है, और वो कुछ ही दिनों में एक आर्क रिएक्टर बना लेता है। इस बात को 6 महीने हो जाते हैं और हम टोनी स्टार्क को देखते हैं जो आयरन मैन का सूट पहने स्टार्क एक्सपो आता है, जहाँ पे वो अपना सूट उतारता है। टोनी ने आयरन मैन के सूट की मदद से दुनिया में अमन को कायम किया होता है और स्टार्क एक्सपो को बनाया होता है, एक ऐसी जगह जहाँ पे दुनिया के ज़हीन लोग मिलकर इंसानियत की भलाई के लिए नई नई इन्वेंशंस करें। स्टार्क एक्सपो का बनाना उसके डैड होवर्ड का ख्वाब होता है, जिसे टोनी ने पूरा किया होता है। वहाँ वो सबसे छुप के अपने खून की टेस्ट करता है, जो कि टॉक्सिक होता है, जिसकी वजह पैलाडियम होता है। वही पैलाडियम जो उसकी चेस्ट में लगे आर्क रिएक्टर को पावर देता है। इस सेरेमनी से फ्री होकर वो अपने ड्राइवर हैप्पी होगन के साथ घर लौटने लगता है, जहाँ एक लड़की आती है जो उसे एक समन देती है, जिसमें उसे कोर्ट में पेश होने का ऑर्डर दिया गया होता है। यह समन सेनेट आर्म्ड फोर्सेस कमेटी की तरफ से होता है, जो कंट्री की मिलिट्री और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस पे कानूनी तौर पे निगरानी करती है। अगले दिन टोनी कोर्ट में सेनेट की सुनवाई में आता है, जहां कमेटी का चेयरमैन सेनेट स्टार्न उससे आयरन मैन सूट की टेक्नोलॉजी को उनके हवाले करने को कहता है, जिसे देने से टोनी इनकार कर देता है। स्टर्न स्टार्क इंडस्ट्रीज की राइवल कंपनी हैमर इंडस्ट्रीज के सीईओ जस्टिन हैमर को बोलने का मौका देता है, और वो भी सेनेटर की हाँ में हाँ मिलाता है कि टोनी को आयरन मैन सूट की टेक्नोलॉजी सेनेट के हवाले कर देनी चाहिए। जिसके बाद स्टर्न कर्नल रोड्स को वहाँ बुलाता है, जो मामले को ठंडा करने की कोशिश करता है। जिसके बाद स्टर्न सबको सैटेलाइट से ली गई कुछ फोटोज दिखाता है और बताया जाता है कि दूसरी कंट्रीज के लोग भी आयरन मैन सूट की कॉपी बनाने में कामयाब हो गए हैं। जिसे देख के टोनी कमेटी के कंप्यूटर्स को हैक करता है और उन्हें कुछ वीडियोस दिखाता है, जिनमें दुनिया की कुछ कंट्रीज और हैमर इंडस्ट्रीज भी आयरन मैन सूट की कॉपी बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसमें वो सब कामयाब नहीं होते। ये सब दिखा के टोनी उन्हें कहता है कि बाकी कंट्रीज और जस्टिन हैमर की कंपनी को आयरन मैन जैसा सूट बनाने में कई साल लग जाएंगे। साथ ही वो उन्हें कहता है कि उसने सब लोगों पर एहसान किया है, क्योंकि उसने अपने सूट की मदद से यूएसए की हिफाजत की है और दुनिया में अमन को कायम किया है। ये कह के वो कोर्ट से निकलता है। यह सब इवान भी टीवी पे देख रहा होता है, जिसने आर्क रिएक्टर पे चलने वाला एक सूट बना लिया होता है। टोनी घर आता है और अपने खून की टेस्ट करता है, जिसमें जहर पहले से ज़्यादा बढ़ गया होता है, और वो आर्क रिएक्टर को पावर देने के लिए किसी भी और एलिमेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। वहाँ पे पीपर पोर्ट्स आती है, जो गुस्से में होती है, क्योंकि टोनी ने कंपनी की कुछ चीज़ें एक ऑर्गेनाइजेशन को चैरिटी में दे दी होती हैं। टोनी को नहीं पता होता कि उसके पास कितना टाइम बचा है, इसलिए वो पीपर को कंपनी का नया सीईओ बना देता है। अगले दिन कंपनी की कानूनी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के लिए लीगल डिपार्टमेंट की एक लड़की आती है, जिसका नाम नेटली वेशमैन होता है, जो एक अच्छी फाइटर भी होती है। टोनी उसमें इंटरेस्ट लेता है और उसे अपनी असिस्टेंट बना लेता है। कुछ दिनों के बाद टोनी पीपर के साथ मोनाको आता है, जहाँ पे उसने एक रेस में एक रेसर को स्पॉन्सर किया होता है। वहाँ वो फिर से अपना मिलर टेस्ट करता है, जिसमें जहर बढ़ गया होता है, जिसे देख के वो परेशान हो जाता है। जिसके बाद वो खुद रेस में हिस्सा लेने का फैसला करता है। कुछ ही देर में रेस शुरू हो जाती है और सब गाड़ियाँ एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करती हैं। वहाँ इवान भी मौजूद होता है, जो ट्रैक पे आता है, जिसने एक सूट पहना होता है जिसमें 2 कोड़े लगे होते हैं, जिन्हें आर्क रिएक्टर से एनर्जी मिल रही होती है। वो उन कोड़ों से अपनी तरफ आती हुई गाड़ियों पे हमला करता है, जिसे देख के पीपर और हैप्पी एक सूटकेस को लेकर रेस ट्रैक की तरफ निकलते हैं।
कुछ ही देर में टोनी की गाड़ी भी इवान के पास आ जाती है, जिस पे वो हमला करता है और टोनी की गाड़ी क्रैश हो जाती है। वो उन कोड़ों से टोनी पे हमला करता है जिनसे वो खुद को बचाता है। वहाँ पीपर और हैप्पी आते हैं जो इवान को गाड़ी से टक्कर मारते हैं और टोनी को वो सूटकेस देते हैं जो कि आयरन मैन सूट का एक वर्जन होता है जिसे टोनी पहनता है। इवान अपने कोड़ों से उस पर हमला करता है जो सूट को डैमेज करता है, पर फिर भी टोनी उसे हरा के उसके आर्क रिएक्टर को निकाल देता है और उसे तोड़ देता है और इवान को अरेस्ट कर लिया जाता है। टोनी इवान से मिलता है और उससे कहता है कि उसकी टेक्निक अच्छी थी पर उसके डिज़ाइन में कुछ खामियां थीं। टोनी उससे पूछता है कि उसने यह सब बनाना कहाँ से सीखा, जिसके जवाब में वो उससे कहता है कि उसने यह सब अपने डैड एंटोन से सीखा। टोनी वहाँ से जाने लगता है जहाँ वो उससे कहता है कि पैलाडियम के जहर से वो बहुत जल्द मरेगा। इवान को लॉकअप में डाल दिया जाता है जहाँ उसे एक ट्रे में खाना दिया जाता है जिसमें उसे एक मैसेज और एक बॉम्ब मिलता है। उसके सेल में एक और कैदी को डाला जाता है जिसके यूनिफॉर्म का नंबर इवान की यूनिफॉर्म वाला नंबर होता है, जिसे देख के वो सब समझ जाता है और उस दूसरे कैदी को मार देता है और उस बॉम्ब को लगा के और गार्ड से मिली चाबी से सेल को खोल के बाहर आ जाता है, जहाँ वो खुद को रोकने वाले गार्ड को मारता है। वहाँ धमाका होता है जिसके बाद वो गार्ड्स उसे पकड़ के एक वैन में ले जाते हैं और उसे जस्टिन के पास लेकर आते हैं जिसने उसे वहाँ से भगाने के लिए ये सारा प्लान बनाया होता है। जब इवान ने वो हमला किया था तो जस्टिन ने ये सब देखा था, इसलिए वो उसे छुड़वाता है ताकि वो उसके तेज़ दिमाग का इस्तेमाल कर सके। घर वापस आके टोनी इवान के बारे में इन्वेस्टिगेशन करता है जहाँ उसे पता चलता है कि इवान का डैड एंटोन हॉवर्ड का पार्टनर था और स्टार्क इंडस्ट्रीज़ का को फाउंडर भी, जिसे जासूसी के इल्ज़ाम में वापस रशिया भेज दिया गया था जहाँ कई सालों तक उसे कैद किया गया था। वहाँ पे रोड्स आता है जो टोनी से कहता है कि उससे वो सूट डिफेंस डिपार्टमेंट के हवाले कर देना चाहिए क्योंकि इवान के हमले के बाद हर कोई उसकी कोर्ट में दी गई स्टेटमेंट पे उंगलियां उठा रहा है, पर टोनी नहीं मानता। जिसके बाद हम जस्टिन को देखते हैं जो इवान को अपने बनाए सूट्स के कुछ प्रोटोटाइप्स दिखाता है और उससे उन्हें पूरा करने को कहता है, जिन्हें वो सूट की जगह ड्रोन्स में कन्वर्ट करता है। कुछ ही टाइम में टोनी का बर्थडे आ जाता है। उससे लगता है कि उसका आखिरी बर्थडे है, इसलिए वो ड्रंक होके और आयरन मैन का सूट पहन के बर्थडे पार्टी में तमाशा करता है, जहाँ रोड्स आता है जो पीपर से कहता है कि वो डिफेंस डिपार्टमेंट को जवाब दे दे के थक गया है। साथ ही वो टोनी की ये लापरवाही भी देखता है जिस वजह से वो आयरन मैन का एक सूट पहनता है और उसे डिफेंस डिपार्टमेंट के हवाले करने का फैसला करता है, जिसे देख के टोनी उससे लड़ता है और वो दोनों एक दूसरे पे एनर्जी रिपल्सर से हमला करने की कोशिश करते हैं, जिससे वहाँ एक ब्लास्ट होता है और रोड्स वो सूट लेके वहाँ से चला जाता है और एयरफोर्स बेस आता है। अगले दिन निक फ्यूरी टोनी से मिलता है जहाँ नेटली रशमैन आती है जिसका असली नाम नताशा रोमानोफ होता है और वो शील्ड की एक एजेंट होती है जो शुरू से ही टोनी पर नज़र रख रही होती है। वहाँ वो टोनी को एक सीरम इंजेक्ट करते हैं जिससे पैलाडियम पॉइजनिंग का असर कुछ कम हो जाता है। निक टोनी को बताता है कि हॉवर्ड शील्ड एजेंसी के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक था। साथ ही वो टोनी को उसके डैड की एक संदूक देता है और नताशा और अपने एक एजेंट कोल्सन को उस पर नज़र रखने के लिए के वहाँ से चला जाता है। रोड्स वो सूट अपने सीनियर्स को दिखाता है जो उससे उस सूट को हथियारों से लैस करने को कहता है। ये काम जस्टिन को दिया जाता है जो उन्हें कुछ हथियार और अपना बनाया हुआ एक खास वेपन दिखाता है जिसके बारे में वो कहता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा तबाही लाने की ताकत रखती है और रोड्स उसके दिखाए सब वेपन्स को खरीदता है। टोनी को उस संदूक में कुछ फिल्म रील्स मिलती हैं जिसमें हॉवर्ड स्टार्क एक्सपो के बारे में बता रहा होता है, जिसमें हॉवर्ड ने टोनी के लिए खास मैसेज छोड़ा होता है जिसे जान के टोनी अपने ऑफिस आता है जहाँ उससे वो फिल्म रील वाला स्टार्क एक्सपो का मॉडल मिलता है जिसे वो अपने साथ अपने घर ले जाता है। उस मॉडल की एक स्ट्रक्चर असल में एक नए एलिमेंट की खुफिया कंपोजिशन होती है जिसे टोनी जान जाता है और जारविस उसे बताता है कि इस नए एलिमेंट को पैलाडियम की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एलिमेंट को हॉवर्ड ने डिस्कवर किया होता है पर वो इसे नहीं बना सका था क्योंकि उसके पास उस वक्त टेक्नोलॉजी कम थी, पर उसे यकीन था कि टोनी इस एलिमेंट को नई टेक्नोलॉजी की मदद से बना लेगा। टोनी नए एलिमेंट को बनाने के काम में लग जाता है जहाँ एजेंट कोल्सन आता है जो उसे बताता है कि
उसका ट्रांसफ़र न्यू मैक्सिको हो गया है और वो टोनी को अलविदा कह के वहाँ से चला जाता है। टोनी एक पार्टिकल एक्सीलरेटर की मदद से वो एलिमेंट बना लेता है जिसे वो अपने आर्क रिएक्टर में लगाता है, जिससे उसकी पैलाडियम पॉइजनिंग वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और ये नया आर्क रिएक्टर पिछले सब वर्जन से ज़्यादा पावरफुल होता है। जिसके बाद हम एवान को देखते हैं जिसने अपने कोड़ों वाले सूट को अपग्रेड कर लिया होता है, जिसकी खबर होने पर जस्टिन उसके पास आता है और उससे एक कमरे में नज़र बंद करके स्टार्क एक्सपो की तरफ निकलता है। टोनी अपने घर में होता है जहाँ उससे एक फ़ोन आता है जिसमें एवान बात कर रहा होता है, जो उससे कहता है कि उसने अपने सूट की खामियों को सही कर दिया है। साथ ही वो टोनी से कहता है कि उनकी मुलाकात जल्द होगी। टोनी उसकी लोकेशन ट्रेस करता है और सारा खेल समझ आता है। सीन शिफ्ट होता है स्टार्क एक्सपो में जहाँ हम जस्टिन को देखते हैं जो एवान की मदद से बना अपने ड्रोन्स दिखाता है। साथ ही वो रोड्स को भी वहाँ इंट्रोड्यूस कराता है जिस पर जस्टिन की कंपनी के बनाए हथियार लगे होते हैं। तभी वहाँ टोनी आता है जो उसे बताता है कि एवान जिंदा है और वो जस्टिन के साथ काम कर रहा है और वो उससे आने वाले खतरे के बारे में बताता है। तभी रोड्स और बाकी ड्रोन्स उस पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं जिन्हें एवान कंट्रोल कर रहा होता है। टोनी वहाँ पे मौजूद लोगों को बचाने के लिए वहाँ से उड़ता है और रोड्स और कुछ ड्रोन्स उसके पीछे जाते हैं। नताशा जस्टिन से एवान के बारे में उगलवाती है जो उसे बताता है कि वो उसकी फैक्ट्री में है, जिसके बाद जस्टिन को एवान को जेल से भगाने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया जाता है। नताशा हैप्पी के साथ जस्टिन की फैक्ट्री की तरफ निकलती है और वो दोनों वहाँ पहुँच के गार्ड्स के साथ लड़ते हैं। हैप्पी एक गार्ड को हरा के खुश होता है जहाँ वो देखता है कि जब तक उसने एक गार्ड को हराया नताशा ने बाकी सबको हरा भी दिया। पर इसी दौरान एवान वहाँ से भाग गया होता है। ड्रोन्स और रोड्स लगातार टोनी के पीछे होते हैं जहाँ टोनी उन्हें एक ग्लोब में लेकर जाता है जहाँ पे कुछ ड्रोन्स ग्लोब से टकरा के तबाह हो जाते हैं। रोड्स टोनी पे हमला करता है जिसके सूट के सिस्टम्स को नताशा रीबूट कर देती है, जिससे रोड्स को अपने सूट पे कंट्रोल मिल जाता है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर बाकी बचे ड्रोन्स के साथ लड़ते हैं और टोनी लेजर बीम से सब ड्रोन्स को तबाह कर देता है। तभी वहाँ एवान अपने सूट के साथ आता है जिसको उसने पहले से ज़्यादा पावरफुल बना दिया होता है, जिस पे रोड्स हैमर के बनाए खास हथियार से उस पर हमला करता है जो किसी काम का नहीं होता। एवान उन दोनों पे अपने एनर्जी से बनाए कोड़ों से हमला करता है जिनकी पावर पहले से ज़्यादा होती है और वो उन दोनों को पकड़ लेता है। टोनी को एक आइडिया आता है और वो रोड्स एक दूसरे पे एनर्जी रिपल्सर से हमला करते हैं जैसे उन्होंने टोनी की बर्थडे पार्टी में किया था, जिससे वहाँ एक ब्लास्ट होता है और बीच में होने की वजह से एवान का सूट तबाह हो जाता है। एवान जिंदा होता है जो टोनी से कहता है कि टोनी हार गया है। तभी वो दोनों देखते हैं कि एवान का सूट और बाकी सब ड्रोन्स फटने वाले हैं, जिसे देख के टोनी को पीपर का ख्याल आता है जिसके पास एक ड्रोन होता है जो ब्लास्ट होता है पर टोनी उसे टाइम पे बचा लेता है। जिसके बाद हम निक को देखते हैं जो टोनी से मिलता है और उससे बताता है कि टोनी अपनी हाल ही की हरकतों की वजह से अवेंजर इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के लिए एक मुनासिब आदमी नहीं रहा और शील्ड एजेंसी उसे फिलहाल एक सलाहकार बना सकती है। टोनी इस बात को इस कंडीशन पे मानता है जब उसे और रोड्स को उनकी बहादुरी के लिए दिए जाने वाले मेडल्स सेनेटर स्टर्न देता है, वही बंदा जिसकी शुरू से ही टोनी के साथ नहीं बनी थी। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम शील्ड के एजेंट कोल्सन को देखते हैं जो न्यू मैक्सिको के डेजर्ट में एक लोकेशन पे आता है जहाँ वो निक को फ़ोन पे बताता है कि उससे वो मिल गया है जो कि एक हथौड़ा होता है और इसी के साथ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।